हेलो साथियों, आज हम लोग चलने वाले हैं हिंदी के काव्य खंड में। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले क्लास 12th के जो हिंदी के कड़बक कविता है, इसके हिंदी सहित और पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन आंसर अंत तक देखिएगा और अच्छा से समझ में आएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कवि परिचय। और कवि परिचय, कवि कड़बक जो है, कड़बक के कवि परिचय में देखते हैं कवि कौन है कड़बक के, तो मालिक मोहम्मद जैसी। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है आपके कि कड़बक के लेखक कौन है, तो कड़बक के लेखक आपको कहना है कि मालिक मोहम्मद जैसी। कवि परिचय में बात करते हैं हम दोस्तों। आगे देखें कि यहाँ पर कि जैसी निपुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। अभी हम कहते हैं कि जो जैसी हैं मालिक मोहम्मद जैसी, प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हुआ करते थे। वो देखिए जैसी का जन्म कब हुआ था, तब 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अनुमानित किया गया है कि कब के उनका, तो 1492 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम लोग कि उनका उत्तर प्रदेश में जैसी नामक स्थान पर उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और उनके जो पिता का नाम है वह मालिक शेख ममरेज, यानी कि मालिक शेख ममरेज था उनके पिता का नाम। ये बात ध्यान देंगे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश में उनका जैसी नामक स्थान पर हुआ था। किनका, मालिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, लगभग में 1492 ईस्वी में। और उनके पिता का नाम ममरेज शेख, यानी कि मालिक शेख ममरेज, जो मालिक राजे अशरफ थे। का थे? राजे मालिक अशरफ थे। उनके जो यहाँ पर देखें जैसी कुरूप और काने थे। कुरूप का मतलब उनके चेचक के कारण से उनका जो पूरा चेहरा था वो अच्छा नहीं हो पाया और कुरूप हो गए थे। और उनके कानी के मतलब को एक यहाँ से देखेंगे तो एक आँख और एक कान के भी का थे वो, यानी कि चेहरे पर इस तरह के और चेचक के दाग और प्लस में कान से बहरा और आँखों से थे। इसीलिए ध्यान रखिएगा इसको कि वो कुरूप और कानी थे। आगे चलते हम लोग, देखिए आगे बात करते हैं। चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था तथा बाईं आंख और कान से क्या थे, वंचित थे। कौन? मालिक मोहम्मद जैसी। उनकी 21वीं रचना का उल्लेख मिलता है जिसके पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलम और कहरनामा, चित्ररेखन और इस तरह के कन्यावत आदि प्रमुख थे। तो आपके पहले यह पूछा जाएगा आपके प्रश्न कि बताइए कि पद्मावत के लेखक कौन है, तो मालिक मोहम्मद जैसी। अखरावत के लेखक कौन? मालिक मोहम्मद जैसी। आखिरी कलम के लेखक मालिक मोहम्मद जैसी। और यहाँ पर कहरनामा के लेखक मालिक मोहम्मद जैसी। चित्ररेखा के लेखक मालिक मोहम्मद जैसी। कहनावती के लेखक कौन? मालिक मोहम्मद जैसी। आदि प्रमुख कृतियाँ थी किनकी? मालिक मोहम्मद जैसी की। मालिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु लगभग में करीब 1548 ईस्वी में माना जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, 1548 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। मालिक मोहम्मद जैसी प्रेम पीर के कवि हैं। कौन कैसे कवि हैं? प्रेम पीर के कवि हैं। और यहाँ से देखें उनके, अगर बात करते हैं आगे के लिए, इस पाठ में 2 कड़बक प्रस्तुत किया गया है, यानी कि भाग 1 और भाग 2। पहले भाग कड़बक के पद्मावत से के प्रारंभिक छंद के। अभी पूछा जाएगा कि बताइए कि जो कड़बक के पहला भाग है वो कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से। और वो भी का है, प्रारंभिक छंद से। और दूसरा भाग जो है पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। यानी कि दोनों भाग पद्मावत, उनका पद्मावत जो था काव्यखंड,
वहाँ से लिया गया है, एक पहले भाग से और एक अंतिम भाग से। प्रथम कड़बक में अपने कवि को रूपहीनता और आँखों के अंधेपन के बारे में कहे हैं। यानी कि पहले भाग में कहा रूपहीनता, आँखों के अंधेपन के बारे में कि कवि को कहें, कवि यहाँ के कहे हैं। देखिए आगे, लेकिन वह क्या करते, अधिक अपने गुणों की ओर के अपने ध्यान खींचते हैं। कवि अंधा होने के, कुरूप होने के बावजूद भी वह अपने ध्यान किसकी ओर खींचते हैं, तो अपने गुणों की ओर खींचते हैं, गुण की ओर। इसीलिए कहते हैं कि गुण होना बहुत ज़रूरी है। आपके रूप अच्छा हो या ना हो, लेकिन आपका गुण यानी कि थोड़ा सा सुंदर होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए। दूसरे के प्रति थोड़ा सा भी दुख के भावना को न व्यक्त करें, अच्छा कर्म करें। इसीलिए कहते हैं कवि कि यानी कि आपका गुण अच्छा होना चाहिए, न कि रूप होने से कुछ नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए द्वितीय यहाँ पर बात करते हैं। द्वितीय कड़बक में कवि ने अपने काव्य और उनकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं और कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है। एक बात ध्यान रखिए, कितना अच्छा बात लिखे हैं। मनुष्य मर जाता है, लेकिन उनकी कृतियाँ सुगंधित की तरह पीछे रह जाती है। कहने का मतलब है कि आप कर्म जो करेंगे तो आपकी कृतियाँ एकदम क्या हो जाएगी, सुगंधित की तरह संसार में फैल जाएगी। लेकिन आप अगर अच्छे कर्म ना करेंगे तो आपके इस तरह के, तो इसीलिए कहते हैं कि आप क्या हो जाए, कर्म पर ध्यान दें। मनुष्य मर जाता है, लेकिन उनकी कृतियाँ कभी नहीं मर जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए कर्म पर ही आप काम कीजिए, कर्म कीजिए और कृतियाँ आपकी बनी रहेगी। देखिए हम चालू करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आ गया कड़बक, और कड़बक में सबसे पहले देखेंगे कि पहला बात उन्होंने बताया है कड़बक में, कि कड़बक में पहला भाग वो कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत के पहला भाग के छंद से लिया गया है। और कवि कहते हैं कि पहला भाग में ध्यान दीजिएगा, आगे कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा बात बताए हैं, यहाँ के ध्यान दीजिएगा। हम इस कविता में हिंदी अर्थ के साथ साथ पूरा अच्छे से समझाए हैं, ताकि जिसको अर्थ ना निकालना पड़े वो भी अच्छे से अर्थ निकाल सके। और जो पंक्ति दिया जाता है उस पंक्ति को अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो उसका आपको अर्थ यानी कि भाव अर्थ स्पष्ट करना होता है। वहाँ पर भाव लिख दिया गया है कि किस तरह से होगा। हम एक ही वीडियो में पूरा कवर किए हैं, ताकि दूसरा का वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े। परीक्षा के दिनों में हम लोग एक ही साथ सब कुछ कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जे कवि सुनी। कहते हैं कितना, एक नयन के, बात की समझिए, एक नयन के कवि मोहम्मद गुनी कहते हैं कि कवि कहते हैं एक नयन के होते हुए भी जैसी गुणवान है। बात को समझिए, क्या कहते हैं, एक नयन के होते हुए भी कवि जो हैं गुणवान हैं, और सोई विमोहा जेहि कवि सुनी। कहते हैं कि उनकी काव्य के सुनी, काव्य के मतलब है जो उनके काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। देखिए कितना बात अच्छा बताए हैं, कि कहने का मतलब है कि उनका रूप अच्छा नहीं है, नयन भी नहीं है एक, और एक आँख भी नहीं है, लेकिन कवि की इतना अच्छा गुण है, गुणी व्यक्ति हैं। और जो भी उनके कविता को सुनता है, जो उनके मोहित बातों को सुनता है, काव्य को सुनता है, वो मनमोहित हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति इसी तरफ लिखना है दोस्तों, भाव स्पष्ट। प्रस्तुत पंक्ति मोहम्मद जैसी द्वारा रचित काव्य पद्मावत अंश से है, और जिसके कवि कहना चाहते हैं कि एक नयन के होते हुए भी जैसी मोहम्मद जैसी गुणवान होते हैं हो, उसी प्रकार काव्य को सुनते ही मोहित हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखें, जो इस काव्य को सुनता है
वो एकदम मोहित हो जाते हैं। इस बात को आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगे आगे देखिए, आगे कहते हैं चांद, ये चांद, आगे बात करते हैं हम लोग। चांद जग विधि अवतारा, चांद जैक जग विधि अवतारा, दिन्य कलंक किन्य उजियारा, जग सुझा एकई नैनाह वह फुक अह नखत नखत महा। कहते हैं का, एक बात सोचिए, जगत सुझे एक नैनाह वह सुख अस नखतः महा। कहते हैं का कि बात देने चांद जैसन, प्रस्तुत पंक्ति कहाँ के कहते हैं का, कवि कहते हैं, बात के ध्यान दीजिएगा। आगे कवि कहते हैं कि ईश्वर के बात करते हैं यहाँ पर, जिस प्रकार के ईश्वर में भक्ति में लीन हो जाते हैं। और कवि कहते हैं, बात के ध्यान दीजिए, कवि कहते हैं जाके कि किस प्रकार चंद्रमा में, बात के समझिए, में कमी है। देखिए बात के समझिए क्या कहते हैं कवि, एजा से बहुत अच्छा बात बताए हैं और ध्यान दीजिएगा। एजा से कहते हैं कि चांद जैक जग विधि अवतारा, चांद दुनिया को अंजोर कर देता है, अंधेरा को दूर करता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, दाग है। दिंग कलंक किन्हीं उजियारा, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, दाग है। जग सोई नैनाह, जग मतलब कि संसार, सुई पूछे कि पूरा एक ही नैना, और सुख उख नखत महा। कहते हैं कि जिस प्रकार से देखो चांद जैसन सुंदर है और चमक रहा है, लेकिन फिर भी उसमें काला सा दाग है। बात की समझिए, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष है, लेकिन फिर भी वह एक ऐसा गुण रखता है कि वह दाग को भी क्या कर सकता है, मिटा सकता है। इस बात को कौन बताए हैं, कवि बताए हैं। आगे देखते हैं, यहाँ के पूरे दुनिया को प्रकाशित करता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, दाग है। एक बात सोचिए, चांद में भी क्या है, दाग है। देखिए आगे कहते हैं, जिस प्रकार अकेले शुक्र नक्षत्र के बीच उदित है, उसी प्रकार के कवि अपने एक आंख के भी दुनिया को भली भांति समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि चांद में भी कमी है, फिर भी वो चंद्रमा की तरह अपने काव्य प्रकाश यानी प्रकाश को पूरी संसार में फैला रहे हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, जय लही अम्बही गाभ नहीं होई, कहते हैं जो लही अम्बही गाभ ना होई। कहते हैं कि जब तक आम में, गाभ मतलब चोप ना लगी, जब तक आम में चोप नहीं लगेगा तो कहते हैं तो लही सुगंध बसाई ना होई। कहते हैं कि जब तक उसमें चोप नहीं लगेगा, आम में गाभ ना लगेगा, तब तक आम एकदम सुगंधित ना होई। इसीलिए कहते हैं कि उसमें भी दाग है, क्योंकि आम जब पक जाता है तो एकदम स्वाद का भर जाता है, लेकिन उस स्वाद के भरने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि सबसे पहले उसमें एक आम के जब तक चोप ना लगी, चोप यानी कि गभ ना लगेगा, तब तक के वो सुगंधित। प्रस्तुत पंक्ति मालिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से अंश है। कवि कहते हैं कि जब आम में नुकी गभ यानी कि मजरी नहीं होती है, तब तक के वह सुगंधित नहीं होता है। अर्थात आम में भी का है, दाग है।
ये बात के ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। देखिए कहते हैं कि नहीं समुद्र पनी जौ खारा। बात को समझिए कि नहीं समुद्र के मतलब समुद्र, पानी के मतलब पानी, जौ खारा का मतलब एकदम नमकीन, तैव अति भयो असूझ अपारा, मतलब कि फिर भी वह अपार बहुत फैला हुआ है, इतना दूर में फैला हुआ है कि असूझ है, अपार है, फिर भी उसका है उसमें एक दोष है कि वह खारा है। एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर समुद्र इतना बड़ा है, इतना, फिर भी उसमें दोष है। कवि कहते हैं मालिक मोहम्मद जैसी कि प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से लिया गया है? मालिक मोहम्मद जैसी रचित काव्य यानी कि पद्मावत के अंश है, जिसके कवि कहते हैं कि समुद्र के पानी खारा है, पानी खारा है, इसलिए वह असूझ और अपार है, फिर भी उसमें दाग है। देखिए संसार में हर व्यक्ति के पास गुण और अगुण दोनों होता है, लेकिन अगुण को छुपाने के लिए गुण की आवश्यकता होती है। समुद्र इतना एक खारा है फिर भी अपार है। का है? अपार, मतलब कि उसको कोई पार नहीं कर सकता है, इतना दूर में फैला हुआ है। देखिए आगे कहते हैं जाके, देखिए जयो 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 सुमेरु तिरफुल विनाशा। देखिए जैसे कहते हैं का जो शंकर जी हैं सुमेरु पर्वत को मारते हैं और नष्ट हो जाता है, फिर भला कंचन गिरी आग आकाशा, उसके बाद वह क्या होता है, एकदम जो ही त्रिशूल के मारते हैं तब सोने के जैसा हो उठता है और सोने के पर्वत के जैसा बन जाता है। इसीलिए कहते हैं का कि उसमें भी का है, यानी कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित काव्य पद्मावत के अंश है। ये कवि कहते हैं कि जब सुमेरु पर्वत त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तो तब तक वे सोने का नहीं हुआ, यानी कहने का हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, तो जो ही ओकरा पर शंकर जी मारे हैं त्रिशूल, वह सोने के हो उठा है, और जब तक उस पर चोट नहीं लगेगी, देखिए इसीलिए कहते हैं कि जब तक अगर सोने पर सोना के जो होता है, जब तक उस पर चोट नहीं पड़ते हैं तब तक से गहना नहीं बनता है। इसीलिए आपको कम से कम जब तक कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक से होगा ना। इसीलिए सबसे पहले गहना बनने के लिए उस पर यानी कुछ ना कुछ चोक मारना होगा। उसी प्रकार सुमेरु पर्वत पर शंकर जी ज्यों चोक मारते हैं, उस पर नष्ट करते हैं, वह सोने के हो उठता है। एक बात ध्यान रखिएगा, यानी कि उसमें भी दोष था और दोष के कारण से वो क्या हो गया, यानी कि अपना कला को दिखा पाया। आगे चलते हैं। देखिए जय लही घरी कलंक न पारा, कांच होई नाही कंचन कारा। कहते हैं का बात के समय ज्यों का मतलब ज्यों लही, जब तक घेरिया यानी सोना लाने वाला पत्र कि सोने को गलाया नहीं जाता है तब तक के कांच के धातु में सोना नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब तक के सोना के बनावे खातिर सबसे पहले उसको गलाना पड़ता है, उसको पीटना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तब तक से सोना एक अच्छा किस्म का सोना नहीं बन पाएगा, एक अच्छा किस्म का गहना नहीं बन पाएगा। इसीलिए कहते हैं कभी उसमें भी का है दोष है, क्योंकि वह क्या है कि चमकता नहीं है, इसीलिए कहते हैं ऐसा। एक नयन जग दर्पण, कहते हैं एक नयन जग दर्पण, आओ तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही, मुख जो ही कही जाऊ। कहते हैं जैसे मलिक मोहम्मद जैसी कि एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव
भाव वाले हैं। मतलब कि कहते हैं कवि कि एक नयन के होते हुए भी, नयन के होते हुए भी वो निर्मल, निर्मल और कैसा है, भावुक हैं, यानी कि भाव हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे कहते हैं वो कवि कि एक तरह के काहे वो एकदम कोमलता के भाव को रखते हैं और नयन के एक नयन होते हुए भी सब रूपवंत मुख कहते हैं का, उनकी गुण वजह के बड़े बड़े रूपवान लोग भी चरण पकड़कर कुछ मांगने लगते हैं। यानी कि देखिए कहते हैं का कि ऐजा के पाने के लिए, इच्छा को पाने के लिए, यानी कि उनके मुख की तरफ ताकते रहते हैं। कहते हैं का कि बात को समझिए, गुण को रूप यानी कि मुख को तरफ तका करते थे, यानी कि गुण ही सबके बड़ी महान है। तो देखिए इसीलिए कहते हैं कि जो मौलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश के कवि कहते हैं कि वे एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। वे एक गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोगों के चरण पकड़कर कुछ क्या करते हैं, इच्छा के लिए अपने मुख की तका करते थे। और देखिए ध्यान रखिएगा, ये कवि कहते हैं कि देखिए हमारी आँख जो है एक दर्पण की भांति कार्य कर रही है, लेकिन बड़े बड़े लोग जो हैं उनको मुख की तरह ताकते रहते थे कि रूपहीन होते हुए भी इतना गुणवान हैं। कौन? मालिक मोहम्मद जैसी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि रूप कतनो खराब होखे लेकिन गुण खूब बढ़िया होखे के चाहिए। बात की समझ। इसीलिए कहते हैं जाके कि रूप के अच्छा नहीं हो सकता है, रूपवान नहीं गुणवान बनिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग दूसरे भाग की ओर, और दूसरा भाग की ओर देखते हैं हम लोग। ध्यान रखिए, कवि कहते हैं दूसरे भाग की ओर चलते हैं हम, करबक के दूसरे भाग। और कवि कहते हैं कि मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा। मोहम्मद कवि जो हैं मलिक मोहम्मद जैसी, वह सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं, कहते हैं, अपने कविता को सुनाते हैं। सुनी जो प्रेम पीर गा पावा। कहते हैं कि जो इनके प्रेम को, जो इनके प्रसंग को सुना वह एकदम प्रेम से मोहित हो गया। और इस जग में कहते हैं कि जो लय रक्त ले, कहते हैं कि रक्त के यानी खून के ले के मतलब है कि जो फाटे वाला ले होता है उस तरह के खून के सींचे हैं इस कविता को। और एक तरह के गाढ़ी प्रीत नयन जल भाई, यानी कि जो नयन के जल होते हैं वह उस प्रकार से गाढ़ी प्रीत से, एकदम गाढ़ी प्रीत से इसको क्या किए हैं, एकदम लीप कर रख दिए हैं। गाढ़ी प्रीत नयन जल भाई, इस तरह से नयन के आंसुओं से इसको क्या किए हैं कि पूरा प्रीत के रूप में, गाढ़ी प्रीत के रूप में सींचे हैं। और रक्त के ले के हिसाब से, रक्त के हिसाब से क्या किए हैं पूरा। इसीलिए कवि अपना पूरा दिल से इस कविता को प्रस्तुत करते हैं। जो इनके कविता को सुनता है वो प्रेम पीर में फंस जाता है, यानी कि प्रेम के मतलब है कि प्रेम मोहित हो जाता है, गाते हैं सुनाते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि देखिए इसका भावार्थ का है कि प्रस्तुत पंक्ति मालिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित यानी कि पद्मावत से लिया गया है। कवि कहते हैं कि कवि के बारे में जो कहा जाता है कि मैं पद्मावत के काव्य को जिसको भी सुनाता हूँ, बात की समझिए, कहते हैं कि पद्मावत के काव्य को जिसे भी सुनाता हूँ वो क्या हो जाता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, वह जिसे भी सुनाना का उसे प्रेम के पीड़ का अनुभव होता है। पीड़ा का अनुभव, पीड़ा का मतलब प्रेम से भर जाते हैं। मैं इस काव्य को रक्त के ले लगा कर जोड़ा हूँ, यानी किसे, तो रक्त के ले तथा गाढ़ी प्रीत आंसुओं के जल से भिंगोई हूँ। कौन कहते हैं? कवि मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं कि इसको गाढ़ी आंसुओं से
जल से भिगोया हूँ। इस कवि यानी कि पंक्ति को जिसे भी सुनाता हूँ वो प्रेम के पीड़ा के एकदम सोचिए कि पूरा उसका मन ऐसी हो जाता है, पूरा एकदम भर जाता है, मनोभाव हो जाते हैं। आगे देखते हैं। ये और कहते हैं कि औ मन जानी कबित अख किन्हा मक यह रहे जगत मोह चिन्हा। कहते हैं का कवि कहते हैं, पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि कवि पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जिसे कवि कहते हैं कि इस काव्य की रचना, यानी कि इस काव्य की रचना जो है वह जानकर की है कि मेरे ना रहने के बाद भी संसार मेरे आखिरी निशान यही हो। यानी कि कहते हैं कवि कि अगर आप कुछ ऐसा जीवन में कीजिए कि जो आपके नहीं रहने के बावजूद भी थोड़ा सा उस लोग को पता चले, यानी संसारिक मोह चिंता जिन्हा, यानी कि जग का मतलब होता है संसार। यह संसार जो है कि अगर आप संसार में नहीं रहेंगे फिर भी लोग आपको याद करते रहेंगे। इसीलिए कवि कहते हैं, इस काव्य को जानकर रचना करते हैं कि संसार में आखिरी निशानी होती है, ये निशानी है। कही सोह रत्नसेन अख राजा, कहते हैं कि कहीं सो रत्नसेन राजा, यानी कि वहीं न रहे रत्नसेन राजा। बात की समझिए, वो कहते हैं कवि कि रत्नसेन राजा अभी नहीं रहे हैं, अब नहीं रहे हैं, और न रहा उनकी रूपवंती जो पद्मावती, अब उनकी पद्मावती भी नहीं रही। कहीं हुआ अकी सुधा अपराजा, कहते हैं कि वह अपना बुद्धि वह अपना कहते हैं कि सुधी राजा, अब वह पद्मावत के रत्नसेन राजा नहीं रहे। पद्मावती जो थी रूपवान थी, वो बुद्धिमान थी, हुआ है, और न ही रघव चेंत या अलाउद्दीन हैं, और आज उनकी कोई भी नहीं, लेकिन यश के रूप में उनकी कहानी रह गई है। क्या रह गई है? कहानी। बात की समझिए, वो रत्नसेन नहीं है, पद्मावती भी नहीं है, बहुत सुंदर पद्मावती, लेकिन आज भी उनकी कहानी रह गई है। इसी तरह से मैं भी यह काव्य को छोड़कर जा रहा हूँ कि मैं अगर संसार में नहीं रहूँ फिर भी आखिरी निशानी है मेरी। इसीलिए संसार में एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप जीवन में कुछ करिए और कर उसको आगे जीवन में छोड़ दीजिए, ताकि आने वाले संसार में आपको लोग याद करें, यानी आने वाले समय में लोग आपको याद करें। इसीलिए कहते हैं मालिक मोहम्मद जैसी कि इस काव्य को छोड़ता हूँ। कहते हैं कि बात की समझिए, कहते हैं जैसे कि पद्मावत रानी अब नहीं रही, इसकी कहानी रह गई है, वहाँ पर नहीं रहे रघो चेन किन्हीं खानू और हुई पद्मावती रानी, मानी पद्मावती रानी अब नहीं रही, फिर भी उनकी कहानी रह गई है, उनकी रूप नहीं रहा, लेकिन वह उनका यश रह गया है, यादें रह गई है। ये बात के ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, धानी सोई जख कीर्ति जाफू, धानी सोई जख कीर्ति जाफू, फूल मरे पर मरे ना वाफू। कहने का मतलब है, देखिए कितना अच्छा बात लिखे हैं। कहते हैं कि पुरुष वह धन्य है, वह पुरुष धन्य है जिनकी कृति, बात की समझिए, वह पुरुष क्या है? धन्य है। वह पुरुष धन्य है जिनकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है। यानी कि वह व्यक्ति धन्य है जिनकी कृति और संसार में रह जाती है, प्रतिष्ठा संसार में रह जाती है। जिस प्रकार पुष्प के मर जाने के, पुष्प मर जाते हैं, यानी फूल मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन उसका सुगंध
कभी नहीं मरता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि फूल को तोड़कर इत्र का निर्माण करते हैं, और देखिए फूल तो मर जाता है लेकिन उसका कभी भी सुगंध नहीं मरता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति जो गुणवान व्यक्ति है उसका पूरा पूरा शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी कृति, उनकी प्रतिष्ठा हमेशा जीवन भर रहती है, संसार में रहती है। इसीलिए कहते हैं कि मैं रूपवान नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जो भी दुनिया के देना चाहता हूँ, मेरे पास जो गुण है उसको देना चाहता हूँ, ताकि रूप को लोग याद नहीं करते हैं, किसको, गुण को याद करते हैं। इसीलिए गुणवान व्यक्ति बनिए। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, केई न जगत जख बेचा, बात को समझिए। केई न जगत जख बेचा, केई न लिह न जख मोई मोल, जो यह पढ़ा कहानी हम सवे दुई बोल। कहने का मतलब है कि बात को समझिए, जो कहते हैं कि इस संसार में, इस संसार में यह न तो किसी के ने बेचा है। यह के मतलब होता है किसी ने अपने यश को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने पूरा जागृति को कोई नहीं बेचा है, और न ही किसी ने खरीदा है। देखिए, जो आप गुण रखते हैं ना तो किसी को बेच सकते हैं, ना तो किसी को खरीद सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। कहते हैं कवि, कहते हैं कि जो मेरे पास कलेजे के खून के रचित कहानी को पढ़ेगा, वह हम दो शब्द को याद रखेगा, दो शब्द को हमेशा याद रखेगा। ये बात के ध्यान रखिए कि कहे का मतलब यही है कि कतनो अगर बात करते हैं, आप गुणवान नहीं हैं, लेकिन आप अगर अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे विचार किए हैं, इसीलिए वो कहते हैं कवि कि जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वो एक दिन हमको याद करेगा, दो शब्द तो जरूर याद करेगा। ये बात के ध्यान रखिए। मेरा रूप अच्छा ना है, लेकिन मैं एक कविता के माध्यम के, गुण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। ये बात कहते हैं कवि मलिक मोहम्मद जैसी। यहाँ तक ये कविता खत्म, यानी कि अर्थ भाव खत्म हो गया, भावार्थ खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। हम पूरा कंप्लीटली यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।